वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू सचदेवास केमिस्ट्रीज क्लासेस। कल के लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी के। तो हमने अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज के अप्रॉक्सीमेटली सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व कर ली थी। तो आज के लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड सल्यूट इन द लिक्विड सॉल्वेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सॉलिड सल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डालना है, तो उसकी सॉल्बिलिटी के बारे में हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपको याद होगा, आपने लोअर क्लासेस में सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत, कि आपने पढ़ा था सेचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होती हैं। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन होती हैं जैसे ये आपके पास एक लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये लिक्विड सॉल्वेंट वाटर है, ये 100 ग्राम हमने ले लिया, इसमें हमने NaCl सल्यूट को ऐड कर दिया, ठीक है। NaCl सल्यूट को जब हमने ऐड कर दिया तो इसमें डिज़ोल्व होता जाएगा, डिज़ोल्व होता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि NaCl के जो कुछ क्रिस्टल्स हैं वो नीचे बैठने शुरू हो जाएंगे। आप इसको थोड़ा सा वार्म कर लो, फिर NaCl और डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन फिर आप और डालने की कोशिश करोगे तो नहीं नहीं डिज़ोल्व होगा। तो जिस स्टेज पे जो सल्यूट है, सॉलिड सल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। फिर अनसैचुरेटेड क्या होती है? अगर डिज़ोल्व होता जाए तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। लेकिन डिज़ोल्व होना जहाँ पे बंद हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। गॉट इट बेटा? तो सॉलिबिलिटी को डिफाइन कैसे करना है? सॉलिबिलिटी को डिफाइन करना है कि आपने सॉलिड को ग्राम्स में लेना है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, से रूम टेम्परेचर पे। तो आपने देखना है कि कितना सॉलिड सल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट 100 ग्राम लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो गया और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया है। सपोज आपके पास 100 ग्राम वाटर है, तो उसमें 20 ग्राम NaCl डिज़ोल्व हो गया, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गई है। और 20 ग्राम से ज़्यादा आप NaCl डालने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं डिज़ोल्व हो रहा। तो इसको हम सॉलिड सल्यूट की सॉलिबिलिटी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड सल्यूट की सॉलिबिलिटी। गॉट इट? अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं सॉलिड सल्यूट की सॉलिबिलिटी को लिक्विड सॉल्वेंट में अफेक्ट करते हैं। एक होता है नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा होता है टेम्परेचर। पहले हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में एक स्टेटमेंट है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। यानी कि जो आयनिक कंपाउंड हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। जैसे NaCl आयनिक है, ठीक है, तो वाटर जो है वो भी पोलर है। तो NaCl जो है वाटर में डिजॉल्व ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू शुगर के, क्योंकि शुगर जो है वो कोवलेंट है। तो कोवलेंट को पोलर में डालोगे तो वो कम सॉलेबल होगी। तो कैसे डिज़ोल्व हो जाते हैं ये, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। ये NaCl है, तो इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है। NaCl को वाटर में हमने डाल दिया, ये हमारे पास वाटर है। तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। और इसके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? पोलर मॉलिक्यूल हो गया। वाटर के एक प्रॉपर्टी होती है जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। तो जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो प्रॉपर्टी है, वो सोडियम क्लोराइड के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या जो आयनिक बॉन्ड है उसे वीक कर देगा, और Na प्लस अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव जो है वो अलग हो जाएगा। तो Na प्लस जब अलग होगा तो इसको पता कौन सराउंड कर लेगा? इसको वाटर का नेगेटिव चार्ज यानी ऑक्सीजन चारों तरफ से घेर लेगा या सराउंड कर लेगा। और NaCl का जो Cl नेगेटिव है, इसको वाटर का पॉजिटिव चार्ज यानी हाइड्रोजन
सराउंड कर लेगा। इस तरह से Na प्लस और Cl नेगेटिव एक दूसरे से अलग हो जाएँगे। तो आपने NaCl जो लिया था वो सॉलिड लिया था। आपने जब इसको वाटर में डाल दिया तो ये कौन-सी फॉर्म में आ गया? एक्वस फॉर्म में आ गया। Na प्लस एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस। इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन कहते हैं। और इसमें एक एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को हम कौन-सी एनर्जी कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो जब 1 मोल सॉलिड सॉल्यूट का या जितने ग्राम सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है और कैटायन एनायन डिसोशिएट हो जाते हैं, हाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी सॉल्युबिलिटी सॉलिड सॉल्यूट की लिक्विड सॉल्वेंट में जो है वो भी ज़्यादा होगी। आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, अब हम अपने लेक्चर पे वापस चलते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि कौन-कौन से फैक्टर्स जो हैं सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड सॉल्वेंट में अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में मैंने जैसे कि आपको समझाया, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कॉमन स्टेटमेंट होती है केमिस्ट्री में, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जिसका मतलब है कि आयनिक कंपाउंड NaCl एटसेट्रा, NaCl, KCl, KNO3, NaNO3, ये पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर उसमें ज़्यादा डिसॉल्व होते हैं एज़ कंपेयर टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, उनमें ये कम सॉल्युबल होते हैं। कौन? आयनिक सॉलिड्स। सिमिलरली जो नॉन पोलर कंपाउंड हैं जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, ये अपने जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, लेकिन अगर इनको वाटर में सॉल्युबलाइज करने की कोशिश की जाएगी तो ये या तो इनसॉल्युबल होंगे या पार्शली सॉल्युबल होंगे, या बहुत ही पार्शली सॉल्युबल मतलब बहुत ही कम सॉल्युबल आप इसको कह सकते हो। तो आप चाहे लैब में एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कि बेंजीन वहाँ पे पड़ी होती है तो उसको वाटर में डाल के देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि बेंजीन और वाटर की 2 सेपरेट लेयर्स आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, जिससे ये क्लियरली पता चलता है कि बेंजीन और वाटर एक दूसरे के साथ मिसिबल नहीं है, यानी कि बेंजीन वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं हो रही। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका ये रीज़न है कि बेंजीन बच्चा ऑर्गेनिक इन नेचर है, कोवलेंट इन नेचर है, और वाटर जो है वो क्या है? पोलर इन नेचर है। हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, 2 और एग्जाम्पल लेते हैं। कॉमन सॉल्ट और शुगर ले लो, दोनों को 100 ग्राम पानी में डाल दो और दोनों को रूम टेम्परेचर में यूज़ करो, दोनों के लिए रूम टेम्परेचर यूज़ करो। अब 2 बीकर ले लो ना, दोनों में 100 ग्राम वाटर डाल दो, एक में NaCl डाल दो, एक में शुगर डाल दो। तो आप देखोगे कि कॉमन सॉल्ट जो है, जो कि आयनिक इन नेचर है, इसकी सॉल्युबिलिटी 1 लीटर वाटर में 5.3 मोल है, और शुगर जो कि कोवलेंट सॉलिड है, इसकी सॉल्युबिलिटी 1 लीटर वाटर में 3.8 मोल है। जिससे ये क्लियरली पता चलता है कि जो कॉमन सॉल्ट है, जो कि आयनिक इन नेचर है, इसको 1 लीटर वाटर में डालेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और शुगर जो कि कोवलेंट सॉलिड है, इसको 1 लीटर वाटर में डालेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी कॉमन सॉल्ट के कंपैरेटिवली कम होगी। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे आयोडीन ले लेते हैं। आयोडीन कोवलेंट होती है, ये अल्कोहल में ज़्यादा सॉल्युबल होती है या कार्बन टेट्राक्लोराइड में ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज़ कम्पेयर टू किसके? वाटर के। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन है कि NaCl जो है ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में, ऐसा क्यों है? तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि NaCl को जब वाटर में डालते हैं तो NaCl जो है वो कौन सी नेचर का है? आयनिक नेचर का है, और वाटर जो है वो क्या है? पोलर है। तो वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से वो NaCl के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या जो आयनिक बॉन्ड है उसे ब्रेक कर देगा।
Na+ को वाटर का नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन सराउंड कर लेगा और क्लोराइड नेगेटिव को वाटर का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जो है सराउंड कर लेगा। तो NaCl को सॉलिड को जब वाटर में डालते हैं तो एनर्जी भी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी वाटर में होगी। आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पे दिया हुआ है कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। इसके अंदर कैटायन और एनायन है, सोडियम और क्लोराइड। उनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन होती हैं, आयनिक बॉन्ड उसे कहते हैं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन कहते हैं। जब इनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जो है Na+ और Cl नेगेटिव के को सराउंड कर लेते हैं और जैसे कि मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन करा पेपर के ऊपर, उस तरह से इसकी सॉल्युबिलिटी जो है NaCl की वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाती है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। वैसे तो वाटर बहुत ही अच्छा पोलर सॉल्वेंट है। इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है जो किसी की आयनिक बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। और जो दूसरे पोलर सॉल्वेंट हैं जैसे कि अमोनिया, H2S, सल्फर डाइऑक्साइड, वो भी अच्छे सॉल्वेंट हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है? तो आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लेते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी कर्व्स के बारे में, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी जब वाटर के अंदर पढ़ते हैं या लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर पढ़ते हैं तो सॉल्यूट ना 3 तरह के होते हैं। पहले सॉल्यूट वो होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। दूसरे सॉल्यूट वो होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। तीसरे सॉल्यूट वो होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं होती, यानी कि इंक्रीज़ भी कर सकती है, डिक्रीज़ भी कर सकती हैं या वो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल को लूज़ भी कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, सॉल्यूट के ऊपर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है जब सॉल्यूट को हम लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं। तो सॉल्यूट 3 तरह के होते हैं। पहले सॉल्यूट ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। दूसरे सॉल्यूट ऐसे होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। और तीसरे सॉल्यूट ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी इंक्रीज़ करती है, कभी डिक्रीज़ करती है। तो ये मैं बताना चाहूँगा। पहले हमारे पास वो सॉल्यूट हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है कॉन्टिन्यूअसली विद इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। एग्ज़ाम्पल है NaCl, KCl, NaNO3, KNO3। तो इनको जब वाटर में डालते हैं तो बाहर से हीट को सप्लाई करना पड़ता है, तो फिर ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देते हैं। तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये वाले सॉल्यूट जो हैं हीट इसलिए अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं क्योंकि इनको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हीट की ज़रूरत है। ठीक है? तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी जैसे-जैसे आप इनको हीट करोगे। दूसरी तरह के सॉल्यूट वो होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। तो इसमें एग्ज़ाम्पल है सीरियम सल्फ़ेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, लिथियम कार्बोनेट एटसेट्रा। और प्रोसेस है सॉल्युबिलिटी का जो वो एक्ज़ोथर्मिक है। यानी कि ऐसे सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डालते हैं तो जो हीट है वो रिलीज़ होती है। अब इसमें हीट रिलीज़ हो रही है, तो बेटा जब हीट रिलीज़ हो रही है तो इसका मतलब प्रोसेस जो है वो क्या है? एक्ज़ोथर्मिक है। अगर प्रोसेस एक्ज़ोथर्मिक है तो बाहर से हीट जो है वो नहीं सप्लाई करनी पड़ेगी। बाहर से नहीं सप्ली हीट सप्लाई करनी पड़ेगी तो मतलब लो टेम्परेचर पे जो है सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना पड़ेगा। लो टेम्परेचर पे डिज़ोल्व करोगे तो ली-चैटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? प्रोग्रेस करेगा और जो सॉल्यूट है वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देगा लो टेम्परेचर पे जब सॉल्यूट को सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करोगे। एग्जाम्पल है सीरियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, लिथियम कार्बोनेट एटसेट्रा। तो यहाँ पे आपने पहली कैटेगरी के जो एग्जाम्पल्स ली, वहाँ पे प्रोसेस जो था
वो एंडोथर्मिक था, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूट एब्जॉर्ब हो रहा था सॉल्वेंट में हीट को एब्जॉर्ब करके। सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो रहा था हीट को एब्जॉर्ब करके। दूसरी तरह के सॉल्यूट्स जो थे, ऐसे सॉलिड सॉल्यूट्स थे, वो लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो रहे थे, लेकिन वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे थे, हीट को इवॉल्व कर रहे थे, हीट को रिलीज़ कर रहे थे, हीट को प्रोड्यूस कर रहे थे। यानी कि ये एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन थे। तो इसका मतलब ऐसे सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने के लिए आपको टेम्परेचर जो है लो रखना पड़ेगा। अगर आप सपोज़ हीट सप्लाई कर दो बाहर से, पता क्या होगा? ये जो एरो है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी कि जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिसोशिएट कर जाएगी। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बेटा, अगर आपको ये फर्स्ट 2 काइंड्स ऑफ सॉल्यूट्स के बारे में अच्छे से पता चल गया कि कैसे इनकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर होती है। पहली टाइप ऑफ सॉल्यूट्स वो हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इस तरह से होती है कि हमें बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़ती है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनती है और प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। दूसरी तरह के सॉल्यूट वो थे जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, क्योंकि इन सॉल्यूट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, यानी कि जब इनको लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हैं तो हीट रिलीज़ होती है। तो इसलिए बाहर से हीट सप्लाई नहीं करनी पड़ती। अगर हीट सप्लाई करोगे तो सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिसोशिएट कर जाएगी। तो ये 2 कैटेगरीज़ के सॉल्यूट्स आपको अच्छी तरह से पता चल गए होंगे। तीसरी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि तीसरे सॉल्यूट जो हैं बड़े डिफरेंट होते हैं। तीसरी तरह के सॉल्यूट जो हैं बच्चा, ऐसे सॉल्यूट होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में कुछ डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। उनकी सॉल्युबिलिटी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक इंक्रीज़ कर सकती है। बाद में उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या कर सकती है? डिक्रीज़ कर सकती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस बी इसमें हैं जिनमें उनकी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म चेंज होती है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट है। इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, अल्फ़ा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इनकी सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज़ करती है अमोनियम नाइट्रेट की। मतलब अमोनियम नाइट्रेट एक सॉलिड सॉल्यूट है, इसको वाटर में हम डालते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज़ करती है वाटर के अंदर, लेकिन इसकी जो अल्फ़ा फॉर्म है वो बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से एक और सॉल्यूट है, कैल्शियम क्लोराइड 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको जब हम हीट करते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है, पर ये 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जो है लूज़ कर देता है। फिर आप इसको फर्दर हीट करते हो, सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज़ करती है, ये 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है? लूज़ कर देता है। और हमारे पास ऐसी भी एग्ज़ाम्पल है जिसमें हाइड्रेटेड फॉर्म सोडियम सल्फेट 10 वाटर, जिसे ग्लोबल सॉल्ट कहा जाता है, जब इसको हम हीट करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है। हम हीट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो 32.4 डिग्री सेल्सियस तक, रिपीट कर रहा हूँ, 32.4 डिग्री सेल्सियस तक इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। जैसे ही आप 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को जंप करते हो, तो ये डेकाहाइड्रेट से, यानी Na2SO4 10 वाटर से Na2SO4 बन जाता है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करनी शुरू कर जाती है। यानी कि 32.4 डिग्री सेल्सियस तक सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। लाइक मैं आपको बताता हूँ, ये एक ग्राफ है जैसे, ठीक है, इस तरफ सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, इस तरफ टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये Na2SO4 है 10 वाटर। यहाँ तक इसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और ये जो टेम्परेचर है ये है 32.4 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के आगे आप जाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो आप देख सकते हैं क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। साथ में ये हाइड्रेटेड था, मतलब 10 वाटर था,
अब ये रह गया Na2SO4। इसने अपने 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी लूज़ कर दिया और इसका जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के बाद इसकी सॉल्बिलिटी जो डिक्रीज़ होनी शुरू होगी, वो टेम्परेचर है 32.4 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे हाइड्रेटेड फॉर्म एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर कौन सा है? 32.4 डिग्री सेल्सियस। आई एम वेरी श्योर दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू गाइस। अब मैं आपको इनके ग्राफ्स के बारे में बताना चाहूँगा, जिसको सॉल्युबिलिटी कर्व्स कहते हैं। सॉल्युबिलिटी कर्व्स के एक तरफ हम लेते हैं सल्यूट की सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम वाटर में, और दूसरी तरफ हम टेम्परेचर ले रहे हैं। तो आप देखिए कि किन की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज कर रही है। पोटाशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, सोडियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, KCl की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, NaCl की थोड़ी बहुत इंक्रीज कर रही है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये सारे एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं। लेकिन सीरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। यानी कि ये प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक नहीं है, एक्सोथर्मिक है, जब सीरियम सल्फेट को वाटर में डालते हैं। तो ये दो तरह के सल्यूट्स हो गए हमारे, ठीक है। एक एंडोथर्मिक प्रोसेस के साथ डिज़ोल्व होते हैं, दूसरे एक्सोथर्मिक प्रोसेस के साथ डिज़ोल्व होते हैं। और मैंने इसमें एग्जांपल सिर्फ सीरियम सल्फेट की नहीं बताई थी, मैंने इसमें एग्जांपल लिथियम कार्बोनेट की भी बताई थी। मैंने इसके साथ एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट की भी बताई थी। तीसरी तरह के जो सल्यूट थे इंटायरली डिफरेंट थे। उसमें मैंने कहा था कि बड़े अजीब हैं, सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज़ होती है। पहले मैंने सबसे पहले एग्जांपल दी थी अमोनियम नाइट्रेट की। तो अमोनियम नाइट्रेट, बाकी एक्सेस वैसे ही लेने हैं। एक तरफ आपने सॉल्युबिलिटी लेनी है 100 ग्राम वाटर में, और दूसरे एक्सेस पे आपने टेम्परेचर को लेना है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से अमोनियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन ये अल्फ़ा फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो रहा है? बीटा फॉर्म में। दूसरी एग्जांपल मैंने कैल्शियम क्लोराइड की दी थी। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कैल्शियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन ये इसमें 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। फिर और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे 4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रह गए। फिर और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे इसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रह गए। यानी इसने अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को तो लूज़ किया, पर इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या कर गई? इंक्रीज़ कर गई। एक मैंने बहुत ही क्लासिक एग्जांपल ग्लोबल सॉल्ट की बताई थी। उसमें मैंने बताया था कि इसकी सॉल्युबिलिटी बड़ी अजीब है। 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है। 32.4 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। ठीक है? और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि इस तरफ Na2SO4 10 वाटर है, यानी 32.4 डिग्री सेल्सियस से पहले ये डेकाहाइड्रेट है, लेकिन बाद में ये अपने 10 वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ कर देता है। तो ये था टोटलिटी में हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट सल्यूट्स के बारे में बताया कि वो लिक्विड सॉल्वेंट में कैसे डिज़ोल्व होते हैं। मुझे अच्छी तरह से ये लगता है कि आपको समझ लग गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे वीडियो लेक्चर सुनने के बाद कॉल कर लेना, और वैसे मैं भी इंडिविजुअली हर बच्चे को कॉल करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जिसको प्रॉब्लम है वो खुद कॉल कर ले तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? वैसे प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, अगर आप बुक में से भी पढ़ोगे ना, तो आपको मतलब ये थ्योरी का टॉपिक है, तो मतलब इस चैप्टर में थ्योरी के टॉपिक्स मतलब इतने ज़्यादा हैं कि मतलब बहुत ईज़ी लगेगा, बहुत कंफर्टेबल रहोगे आप, ठीक है? बाकी न्यूमेरिकल्स भी आएँगे, ये नहीं कि नहीं आएँगे। जैसे कल हम हेनरीज़ लॉ पढ़ेंगे, परसों हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? आएगी तो हम बैठे हुए हैं ना आपके पास, तो आप हमें पूछिए। आप हमें पूछिए कि सर ये हमें प्रॉब्लम आई है, तो आप हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव फ्रॉम सचदेवा's केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल बच्चा। हैव अ ग्रेट डे।